हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो भारतीय कपड़ा था उसके विभिन्न नाम थे और नामों के कारण जो भारतीय कपड़ा था पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। ख़ास तौर से इंग्लैंड और यूरोप महाद्वीप में भारतीय कपड़े की ज़बरदस्त मांग थी। अब कह रहा है यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा 18वीं सदी की शुरुआत में तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे। ये कह रहा है 18वीं सदी आते आते यानी जो ब्रिटेन के जो रेशम और ऊन जो निर्माता जो व्यापारी हैं, जो भारत से जो कपड़ा इंग्लैंड में जाता था, उन्होंने इस बात का विरोध किया। क्यों? क्योंकि उनका बेटा जो कपड़ा इंग्लैंड के जो व्यापारी थे उनका कपड़ा बिक नहीं पा रहा था, या हम कह सकते हैं उनका जो कपड़ा था भारतीय कपड़े के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता था। कहने का तात्पर्य ये है कि जो इंग्लैंड के जो लोग थे वो भारतीय कपड़ा ही पहनना पसंद करते थे और उसी कपड़े को ख़रीदना पसंद करते थे। आयात का मतलब होता है यानी बेचना, खरीदना सॉरी। इस दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश पत्रकार इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम के नाम से जाना जाता था। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाना उत्पादन खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी चाहते थे। ये कह रहा है इंग्लैंड में उस समय 18वीं सदी में नए नए कारखाने खुल रहे थे और भारतीय कपड़ों के सामने जो अंग्रेज जो व्यापारी थे वो लाचार थे और वे इंग्लैंड में भारतीय कपड़े पर पूरी तरह पाबंदी लगाना चाहते थे या लगवाना चाहते थे ताकि इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योगों को इस सरकारी संरक्षण में विकसित किया और सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन आने लगे। देखिए आगे, भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी थी और 1764 में जॉन की स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, यानी एक मशीन का आविष्कार किया जिससे परंपरागत तकलियों का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया जिससे सूती कपड़े को बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदला गया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जाने लगा। कह रहा है भाप की इंजन के आविष्कार के साथ ही अब जो है कपड़ा मशीनों से बनने लग गया था और जो कपड़े में जो अब लागत है वो बेटा कम हो गई थी। इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों में भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य व्यापारिक यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी और वहां इंग्लैंड में ले जाकर उन्हें महंगे दामों में बेचती थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए सोना या चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं रही। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही भारत के किसानों और ज़मींदारों से टैक्स इकट्ठा करके या राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगे। कौन बेटा? इंग्लैंड के लोग या ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। आगे कह रहा है 18वीं सदी के आखिर में बुनाई में कुछ महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे। ये कह रहा है कि 18वीं सदी में जो बुनाई के जो महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे। तो देखिए ये पूरा भारत बेटा, आज का जो पूरा ये पाकिस्तान है, ये पूरा जो पाकिस्तान, ये पहले पूरा पाकिस्तान ये भारत में था। ये इधर आप ये बांग्लादेश देख रहे हैं, देखिए ये जो बांग्लादेश है ये वाला जो हिस्सा था ये भी पूरा पहले भारत में ही था। तो यानी कहने का तात्पर्य पाकिस्तान, बांग्लादेश ये पहले पूरे क्या था, ये पूरा बेटा भारत था ये पहले पूरा। ठीक है, 47 में पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हो गए और 71 में बांग्लादेश अलग से देश बन गया पाकिस्तान से अलग होकर। ठीक है,
अब देखिए तो 18वीं सदी के आखिर में बुनाई के प्रमुख केंद्र, तो इसमें आ जाइए लाहौर। अब इसमें संकेत को समझिए पहले। सफ़ेद कपड़ा, चाय के धारीदार कपड़ा के निशान अलग है। छिटज या छींटदार और सिल्क, तो इसमें देखिए सफ़ेद कपड़ा, तो इसमें आपका देखिए लाहौर पंजाब, सिरंद समाना दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद गुजरात देखिए, गुजरात पतन अहमदाबाद, बुरहानपुरी मध्य प्रदेश में, बंगाल, कलकत्ता, ढाका एक प्रमुख केंद्र था। देखिए इधर ये कोरोमंडल तट है, ये ढाका। उसके बाद ये मद्रास एक प्रमुख केंद्र था। कालीकट ये केरल में होगा बेटा, ठीक है। उसके बाद गोवा होगा, ये मुंबई ये महाराष्ट्र का समुद्री पतन। उसके बाद सूरत ये गुजरात में, ये सूरत हो गया, ठीक है। ये अहमदाबाद ये सूती कपड़ों की राजधानी, ठीक है। ये सिरोंज मध्य भारत में, ये सिंध पाकिस्तान में। तो ये नहीं, हम कहने का तात्पर्य भारत में बहुत सी जगहों पर पहले जो है कपड़ा तैयार होता था। अब आगे आइए, अब इसमें कह रहा है, अगर हम नक्शे को देखें तो पता चलता है कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था, यानी बंगाल पहले पश्चिम बंगाल, और बेटा ये बांग्लादेश पहले एक ही राज्य था, तो इसे कहा जाता संयुक्त रूप से बंगाल कहा जाता था इसे। डेल्टा के असंख्य नदियों से सटे यानी पास में बंगाल के उत्पादन केंद्र पर अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद रखिए कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत भारत में नहीं हुई थी, और सड़क भी बनना भी अभी शुरुआती चरण में ही भारत में सड़कों का विकास हो रहा था। यानी अंग्रेज़ भारत में सड़कें बना रहे थे, लेकिन वे अपने फ़ायदे के लिए बेटा सड़कों का इस्तेमाल कर रहे थे। पूर्वी बंगाल, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, बांग्लादेश, पहले ही भारत का हिस्सा था 1947 से पहले। ढाका जिसकी राजधानी 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादक केंद्र था। ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए पूरे विश्व में दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। इनमें अभी मैंने आपको बताया जो उस समय भारत में जो बेटा जो कपड़ा तैयार होता था वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। आगे कह रहा है, यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिणी भाग को देखें तो मद्रास, नया नाम चेन्नई और पुराना नाम क्या है, मद्रास, तमिलनाडु की राजधानी। उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ सूती कपड़ा केंद्र की बुनाई का एक और समूह हमें दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट में बेटा मुख्य रूप से जो है पश्चिमी तट में जो गुजरात जो है इसका मुख्य केंद्र था। अब आगे देखिए, आगे कह रहा बुनकर कौन थे, कपड़ा बनाने वाले कौन लोग थे। बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इस हुनर को आगे बढ़ाते थे, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करते थे, बाप वही काम करता, बेटा वही काम करता। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन यानी जो मुसलमान, दक्षिण भारत के साले, कैकुलार और देवांग समुदाय बुनकर जो है कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह कार्य अधिकांशतः घरों में होता था। कौन काम करते थे बेटा, ये कार्य महिलाएं इस कार्य को करते थे। चरखा तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेटा जाता था। जब कताई पूरी हो जाती तो बुनकर इस धागे से कपड़ा बनाते थे, इन तंतु धागा बनाते थे। ज़्यादातर समुदायों में बुनाई का जो कार्य पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागों को रंग देते थे, यानी रंगरेज धागा को रंगने वाले। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पी नामक माहिर कारीगरों की आवश्यकता होती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघा होने वाली बुनाई से जुड़े व्यवसायों में लाखों भारतीय लोगों की रोजी रोटी चलती थी। कहना तक के तात्पर्य यह है कि इस कार्य में हजारों लाखों भारतीयों को रोजगार मिला हुआ था। आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी का वीडियो हम कल बनाएंगे।